नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं समाचार फॉर मीडिया। मीडिया जगत के लोगों से रूबरू होने का जो सिलसिला हमने शुरू किया वो अनवरत जारी है और आज उसी कड़ी में उसी क्रम में हमारे साथ हैं जयदीप कर्णिक जी, जो वर्तमान में अमर उजाला डिजिटल के संपादक हैं। जयदीप जी, हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद और आपका स्वागत है। नमस्कार आनंद, बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए कि इस बातचीत में मैं आपके साथ शामिल हूँ। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मीडिया जगत में आपका आना कैसे हुआ। क्या बचपन में ही आपने सोच लिया था कि आपको मीडिया जगत में आना है, या स्कूल में, कॉलेज में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, उनके बारे में बताइए। हाँ, पत्रकारिता से मेरे जुड़ाव की जो यात्रा है बहुत दिलचस्प है। असल में मैं इंदौर का रहने वाला हूँ और इंदौर में नई दुनिया अखबार एक बहुत प्रतिष्ठित, बहुत हर घर में पहुंचने वाला अखबार रहा और मेरा सौभाग्य रहा कि इस अखबार को पढ़ने का तो मौका मिला ही, इस अखबार के परिवार से भी जुड़ने का मौका मिला। मेरे पिताजी वहां पर खेलों के लिए लिखते थे लगातार। मेरे पिताजी बहुत नामी रेसलर रहे हैं, पहलवान रहे हैं अपने समय के, तो कुश्ती की रिपोर्टिंग जो छपती थी और कबड्डी या ऐसे अन्य खेलों की जिनसे वो जुड़े रहे हैं नई दुनिया में, वो सारी वो ही करते थे। तो जब वो कुश्ती देखने जाते थे तो मुझे भी ले जाते थे और वहां से वो नई दुनिया के दफ्तर जाते थे रात को कुश्ती पे लिखने। तो वो जब अपनी रिपोर्ट लिख रहे होते थे डेस्क पे, तो मैं उस दफ्तर में घूमा करता था छोटे बच्चे की तरह। उस वक्त मुझे नहीं मालूम था अखबार क्या, दफ्तर क्या, लेकिन बचपन से ही पिताजी की एक और आदत थी कि अगले दिन सुबह फिर वो उस रिपोर्ट को मुझसे पढ़वाते थे ऊंची आवाज में घर पे। तो सुबह अखबार से और पत्रकारिता से जुड़ाव तो शुरू यहीं से हुआ। पिताजी को देखा पत्रकारिता करते हुए, जिस इवेंट की वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसको लाइव देखा उनके साथ। फिर दफ्तर में जाके वो उसको किस तरह लिखते हैं कागज पे, किस तरह वहां के डेस्क के स्पोर्ट्स के एडिटर से उनकी चर्चा होती है उस रिपोर्ट को लेके, और फिर अगले दिन जब वो प्रकाशित हुई पूरी संपादित होके, तो वो मुझसे पढ़वाते थे। तो कहीं ना कहीं मेरा प्रशिक्षण तो शुरू हो चुका था पत्रकारिता का। फिर इसके बाद एक अच्छा अवसर ये आया कि जब मैं 10वीं कक्षा में था तो मैं वाद विवाद और साहित्यिक प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेता था। तो मेरे पिताजी के जो गुरु थे क्रिश्चियन कॉलेज में, वो पढ़ाते थे इंदौर के, डॉक्टर ओम नागपाल साहब, बड़े प्रतिष्ठित रहे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के मेंबर भी रहे, तो बड़े विद्वान व्यक्ति थे। वो उस वक्त दैनिक भास्कर के संपादक हुआ करते थे इंदौर में। तो जब वाद विवाद के लिए, अपनी तैयारी के लिए मैं उनसे मिलता था कि क्या बोलूं, किस विषय पे बोलूं, तो वो अक्सर मुझे भास्कर के दफ्तर में बुला लिया करते थे। तो भास्कर के दफ्तर भी जाना हुआ तब बचपन से 10वीं से। और वो गर्मी की छुट्टियों में तो वो खास तौर पे कहते कि आप क्या करते हो, तो सुबह से साइकिल लेके बुलाते, कोई विषय दे देते। मुझे याद है धारा 317 भट्टी, लेकिन तब मैंने एक स्टडी की थी 10वीं में, उन्होंने मुझसे पूरी लाइब्रेरी खंगाल के एक रिपोर्ट बनवाई थी और मेरी रिपोर्ट को उन्होंने अप्रिशिएट भी किया था। और उस वक्त एक पत्र संपादक के नाम भास्कर में छपता था, जिसको 50 रुपए का पुरस्कार उस समय मिला करता था। तो मेरे को ऐसे पुरस्कार भी मिले उसमें पत्र लिखने के, जो विषय ढूंढ के लिखे। तो इस तरह दोनों अखबारों के दफ्तर में आना जाना हुआ, सौभाग्य मिला। नई दुनिया से तो बहुत पारिवारिक ताल्लुकात भी रहे। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे और बाबू लालचंद जी छजनानी, जो नई दुनिया के संस्थापक हैं, वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे और दोनों प्रजामंडल में साथ में स्वतंत्रता के आंदोलन में काम करते थे। तो ये जुड़ाव है मेरा पत्रकारिता से। पर उसके बाद कॉलेज में तमाम साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लेते हुए मैंने अपना कॉलेज में दाखिला लिया, तो हमने यहीं दिल्ली में प्रतिमान संसद प्रतियोगिता होती है, जिसमें अलग अलग विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी आते हैं और उसमें भाग लेते हैं। तो ये आनंद बड़ा एक दिलचस्प किस्सा है जो आपने यात्रा कॉलेज से कैसे, तो उसमें हम लोग आए इंदौर से, करीबन 40 उस वक्त के जो श्रेष्ठ वक्ता थे, और 40 लोगों की टीम आई थी यहाँ पर। बाल भवन में हम लोग रुके थे और पार्लियामेंट एनेक्सी में हमने परफॉर्मेंस दिया था। वो वाद विवाद प्रतियोगिता हुई थी, पार्लियामेंट की जो प्रतिमान संसद प्रतियोगिता होती है। और आखिरी दौर में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, ये प्रतिस्पर्धी थे आपस में। तो फाइनल हमारे बीच में मुकाबला हुआ था और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को प्रथम पुरस्कार मिला था और उसमें मुझे सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिला था। इसकी जब टीम वापस जा रही थी इंदौर की ट्रेन से, तो हम बड़े खुश थे कि शील्ड मिल गई। यहीं से खबरें चली गई थी तो मध्य प्रदेश के अखबारों में कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की टीम को प्रथम पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर मिला है दिल्ली में। और वो तस्वीरें तो हमारे साथ अखबार में थी, क्योंकि अगले दिन शाम को हमने ट्रेन पकड़ी और अखबारों में छप चुका था। तो दिल्ली में जो ब्यूरो थे मध्य प्रदेश के अखबारों के, वहां से खबर जाके, तो वो अखबार हमारे हाथ में था। तो मैं और मेरे कुछ साथियों ने अखबार को हाथ में लेके ये बात की कि क्या यार, हम बड़े होने के बाद ये बताएंगे कि हमने प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया, शील्ड जीते और ताली बज गई और बात खत्म? क्या हमारा ये मंच तक ही प्रदर्शन सीमित है कि कुछ और भी करना चाहिए? हम लोग वहां से 3-4 साथी जो थे वो घर नहीं गए अपने अपने। मेरे घर पे, जो मेरा इंदौर में घर हुआ करता था, वहां चले गए। इतनी बड़ी स्पर्धा, और वहां भी हमने रात भर चर्चा की क्या किया जाए।
तो हमको लगा कि युवाओं को लेके कुछ किया जाए। हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं और बड़े विचार थे क्रांतिकारी की, सब बदल दो। तो मुझे ये समझ में आया कि इतने सारे इंदौर में कॉलेज हैं, 40-45 कॉलेज देवी विश्वविद्यालय में लगते हैं, लेकिन उन कॉलेजों में आपस में कोई संवाद नहीं है। इस कॉलेज में क्या हो रहा है उस कॉलेज को नहीं पता, यूजीसी लेके कुछ होता है तो पता नहीं है संवाद। और अखबारों में जो खबरें छपती हैं वो युवाओं के लिए बहुत छोटा स्पेस होता है उसमें। तो रात भर की चर्चा का ये निचोड़ निकला कि एक अखबार निकाला जाए जो सिर्फ कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए हो और कॉलेज में ही सर्कुलेट। उस रात को हमारी कैचलाइंस तैयार हो गई और प्रयास नाम से अखबार निकाला जाएगा ये तय हुआ। और अगले 1 महीने के भीतर हमने प्रयास नाम से अखबार निकाल दिया विश्वविद्यालय की उस टीम के साथियों ने मिलकर। और बड़ा जबरदस्त काम था और 2 साल तक हम उस अखबार को निकालते रहे। विश्वविद्यालय के छात्रों में बटा, खूब चर्चा हुई, कई जो गड़बड़ियां थी कॉलेजों में उन पर कार्रवाई उस अखबार के माध्यम से हुई। और वो पत्रकारिता से मैं कहूँ कि जो बचपन से नई दुनिया और भास्कर के कार्यालय में जाने का अवसर तो मिला था, लेकिन सीधा जुड़ाव इस अखबार के प्रयास अखबार के माध्यम से हुआ। और वो 2 साल तक हमने अखबार निकाला। 2004 से 2008 तक मैं पूरे टाइम वेब दुनिया में रहा और वेब दुनिया में पूरी तरह से 4 लैंग्वेज में थी तो 11 भाषाओं में की। MSN के लिए, याहू के लिए वेबसाइट्स लॉन्च की। पर 2008 में मैं नई दुनिया इंदौर का स्थानीय संपादक बना और वेब दुनिया का कंटेंट हेड बना रहा। तो वहां पर मुझे प्रिंट और डिजिटल के कन्वर्जेंस का एक बहुत अच्छा अवसर मिला। तो 2008 से 2011 तक मैंने उसी पर काम किया। नई दुनिया अखबार जो इतना पुराना प्रतिष्ठित, जिसको पढ़ के मैं बड़ा हुआ, जो मेरे भाषिक संस्कार हैं वो नई दुनिया से आते हैं, उस नई दुनिया अखबार में मैंने कोशिश की कि अपने उन संस्कारों को आगे बढ़ाऊं, जो वहां से सीखा है उसको फिर से लौटाऊं और साथ ही साथ वेब दुनिया को उससे जोड़ना। तो डिजिटल और प्रिंट के कन्वर्जेंस पे काम करना ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण अवसर रहा। और बल्कि मैं कहूंगा मेरे वो बहुत बेहतरीन दिनों में से एक है पत्रकारिता के, जब मैं नई दुनिया का स्थानीय संपादक भी था और वेब दुनिया का भी संपादक था और कंटेंट हेड था। और मैंने ये देखा कि कैसे हम दोनों माध्यमों को बेहतर तरीके से करीब एक दूसरे के ला सकते हैं और दोनों की जो खासियतें हैं उनका लाभ हम उठा सकते हैं। नई दुनिया के जो क्षेत्रीय प्रसार क्षेत्र हैं वहां से जितनी खबरें आती थी कैसे वो वेब दुनिया पे दिख जाए। वेब दुनिया के पाठकों के लिए वो निराला अनुभव था जो केवल फीचर या रेसिपी या धर्म की खबरें उस वक्त वेब दुनिया पे बहुत चलती थी। धर्म और ज्योतिष की खबरों पर किसी ने काम नहीं किया था, क्योंकि वेब दुनिया का उद्भव ही वहां से हुआ था। कि तब याहू बहुत बड़ी चीज थी, गूगल उतना बड़ा नहीं हुआ था 99 में, और लाइकोज एशिया या अल्टा विस्टा जैसे सर्च इंजन थे। तो जो विनय छजलानी जी हैं जो संस्थापक वेब दुनिया के, उनका एक मुझे ख्याल बड़ा अच्छा लगता था जो आज भी रोमांचित करता है कि जब भविष्य में इन सर्च इंजनों पर लोग भगवत गीता टाइप करेंगे तो उनको क्या मिलना चाहिए, राम कृष्ण टाइप करेंगे तो उनको क्या मिलेगा, वेद पुराण टाइप करेंगे तो उनको क्या मिलेगा, करवा चौथ की पूजा टाइप करेंगे तो क्या मिलेगा। मैं आपको बताऊं करवा चौथ की पूजा कैसे की जाती है। जो 2001 में प्रकाशित आर्टिकल है वेब दुनिया का, वो आज भी सर्वाधिक पठनीय आर्टिकल है वहां। बताइए। एक संपादकीय की बैठक में छोटी सी बात हुई कि यार वेब पे कहीं है कि गाय का निबंध चौथी कक्षा 5वीं कक्षा में बच्चों को लिखाते हैं। हमने टाइप किया तो गाय का निबंध ही नहीं था। फिर हमने गाय का निबंध लिखवाया टीचर से हिंदी की और वो लिखा, वो चल गया। वो जमाना था जब वेब पर हिंदी की कोई सामग्री नहीं थी। फिर वही काम तमिल में हुआ, तेलुगु में हुआ, कन्नड़ में हुआ, मलयालम में हुआ, उड़िया में हुआ, पंजाबी में हुआ, 11 भाषाओं में मुझे काम करने का अवसर वहां पे मिला। तो मैं बता रहा हूँ जो हमारी क्षेत्रीय, जैसे अमर उजाला में क्या छोटी छोटी गांव देहात की जो खबरें हैं वो कैसे डिजिटल पर आए, कैसे आगे बढ़े, वहां पर अखबार के इतने सारे, तो वो अनुभव का भी लाभ मुझे यहाँ मिल रहा है। अमर उजाला के जो 21 संस्करण है बड़े और इतने सारे शहरों से छपता है और इतनी ज्यादा वहां पर लोगों को इस ब्रांड से लगाव है, उसको कैसे हम डिजिटल पर भी ट्रांसलेट करें, कैसे बढ़ाएं। तो ये दिलचस्प यात्रा मेरी रही डिजिटल और प्रिंट की मिला के। और उसके बाद में जब 2013 से 2015 में नेटवर्क 18 में था, तब मुझे टीवी और डिजिटल के कन्वर्जेंस पे काम करने को मिला। नेटवर्क 18 इतना बड़ा समूह जिसको ताजा ही रिलायंस ने टेक ओवर किया था। और वहां पर भी एक बड़ी चीज ये थी कि IBN लाइव एक वेबसाइट थी जो अंग्रेजी में चला करती थी, और IBN खबर एक वेबसाइट थी जो हिंदी में थी, और एक जो अब पूरा वो न्यूज 18 हो गया तो न्यूज 18 करके एक वेबसाइट थी जो ETV की वेबसाइट के रूप में बनी थी, लेकिन वो अंग्रेजी में थी। तो इस सारी चुनौती से मैं उन 2-2.5 सालों में भी जूझा, और वो भी एक बड़ा अच्छा अनुभव रहा जब टीवी और डिजिटल के कन्वर्जेंस पे मैंने काम किया। सर, जैसा कि आपने बताया कि पत्रकारिता के बीज तो बचपन में ही पड़ गए थे, और जब आप युवा हुए, जब आप कॉलेज में आए, तो आपने थोड़ा सा अपने उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो जाहिर सी बात है आपको लोगों का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ होगा। तो पहली नौकरी आपने, जब आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे मीडिया में जाना है, पत्रकार ही बनना है, तो पहली नौकरी कैसे मिली? वो वाकया भी बहुत दिलचस्प है। प्रयास अखबार जब निकल रहा था
तो मेरी दिनचर्या बहुत अलग थी। सुबह 6-7 बजे मैं घर से निकल जाता था और रात को 11-12 बजे के पहले घर नहीं आता था, और खादी का कुर्ता और जीन्स और कोल्हापुरी चप्पल या मोजड़ी पहन के मुझे लगता था कि मैं अब दुनिया बदलने ही वाला हूँ। और वही ख्याल एक युवा के होते हैं उस वक्त। होते हैं। और हम लोग विश्वविद्यालय में पीछे एक खाली जगह थी बैडमिंटन कोर्ट की, वहां घेरा बनाकर 50-60 बैठते थे, अखबार पे चर्चा करते थे क्या छपा क्या है। और सभी लोग जो उस वक्त जुड़े थे हमारे साथ, वो बहुत अच्छे जीवन में आगे सबने मकाम हासिल किया। कोई IAS हो गया, कोई राजनीति में चला गया, कोई सांसद बन गया। तो वो सारे साथी आज भी अपने अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो लेकिन उस वक्त एक दिक्कत ये भी हुई कि अधिकतर लोग अपने घर में या तो इकलौते थे, जैसे मैं भी अपने घर का इकलौता था, और उनकी आर्थिक स्थितियों पर, मोर्चों पर दिक्कतें शुरू हुई थी। ऐसा एक बार मेरे साथ भी वाकया हुआ कि मैं इस तरह की हालातों के बीच जब घर गया, तो मैं एक दिन मैंने पूछा माँ पिताजी से कि ये आजकल घर में इस तरह की शांति, उदासी सी क्यों है? बोले तुम्हें क्या है, तुम तो सुबह निकल जाते हो 7 बजे, कहाँ खा रहे हो पी रहे हो, पता ही नहीं, तुम्हें तो दुनिया बदलनी है, तो पहले घर तो बदल दो। मैंने कहा क्या हुआ ये तो बताइए। तो कहा कि पिताजी मेरे सरकारी नौकरी में थे, टेक्सटाइल मिल्स में थे, फैक्ट्री मैनेजर के पोस्ट पर, और लेबर वेलफेयर ऑफिसर भी थे वहां पे। तो NTC के मिलों की हालत खराब थी। NTC की मिलों में कामकाज नहीं चल रहा था। तो माताजी ने कहा कि पिताजी को 3 महीने से तनख्वाह मिली नहीं है। अब ये तो तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है, तुम्हें तो दुनिया के विषय जो चिंतित करने थे। ये बात मुझे लग गई कि हाँ यार, जो मैं अपना घर नहीं बदल सकता तो मैं दुनिया कैसे बदलूंगा, दुनिया क्या बदलूंगा। तो मैंने अगले ही दिन एक वांट दिखी मुझे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की, उस कंपनी से कोई जुड़े थे, तो स्टील ट्यूब्स ऑफ इंडिया कंपनी थी। मैं उनके चेयरमैन से मिला, उन्होंने मुझे कुछ लिख के देने को कहा, मैंने वो दिया, और उसके तीसरे दिन मुझे नौकरी मिल गई। और तब मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। तो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान ही मैंने अपनी पहली जॉब शुरू कर दी। उसी के साथ पैरेलली प्रयास का काम चला कुछ समय तक, लेकिन यही अन्य साथियों के साथ भी हुआ। तो एक वो अच्छा अनुभव साबित होकर एक खूबसूरत से मोड़ पर आकर उसको विराम लगा, जिसका मुझे आगे अफसोस रहा जिंदगी में, लेकिन अनुभव बहुत अच्छा रहा। तो मेरी पहली नौकरी पत्रकारिता की नहीं थी, वो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का काम था। वो 1-1.5 साल करने के बाद मैं वहां से मार्केटिंग में चला गया। उन्हीं की एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, STA सानो करके, वहां पर मैंने मार्केटिंग सेल्स का काम देखा। लेकिन वही हुआ कि एक दिन मैं वहां पर बस से जाता था, देवास में वो कंपनी थी, और बस में चढ़ा और सुबह मुझे लगा कि यार मैं क्या करने निकला था और ये क्या कर रहा हूँ। तो उसी दिन शाम को मैंने वहां से त्यागपत्र दे दिया। वो बड़ी मुश्किल से वो त्यागपत्र मंजूर हुआ, उसकी एक लंबी कहानी है, तो वो तो फिलहाल छोड़ें। लेकिन मैंने फिर उस दिन त्यागपत्र देके अगले दिन सुबह जो नई दुनिया के प्रधान संपादक हैं उनसे, अभय शेजलानी जी, उनसे फोन किया कि सर आपसे मिलना है। उनके दफ्तर चला गया। तो मैंने उनसे कहा कि साहब मुझे पत्रकारिता करनी है। तो बोले अरे वो मुझे जानते थे, और जहां मैं काम कर रहा था वो भी उनके अच्छे मित्र थे, और बचपन से चूंकि जाता रहा था उस दफ्तर में, तो परिचय भी था बहुत। तो बोले क्यों कर रहे हो, अच्छी वाली कॉर्पोरेट नौकरी कर रहे हो, तुम्हारी तरक्की हो जाएगी, और वहां चले गए, शुरू में जो किया कॉलेज में किया, अब ये क्यों कर रहे हो तुम पागल। मैंने कहा नहीं साहब देखो, पत्रकारिता में तो जाना है, और मध्य प्रदेश में पत्रकारिता करनी है तो नई दुनिया में करनी है, और आप आज हाँ कहते तो ठीक है, नहीं तो मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। इतना मैं उस वक्त, मेरा वो था प्रतिबद्धता कि मुझे पत्रकारिता में ही जाना। तो मैंने मन बना लिया था। तो उन्होंने कहा तुमने इतना पक्का मन बना लिया है? मैंने कहा हाँ। तो अगर आप बोल रहे हैं तो ठीक है। मैंने कहा सर देखिए, मैं आपसे सीधे बहुत प्रोफेशनली बात करने आया हूँ, आप जानते हैं मुझे समय से घर पर, मैं पत्रकारिता मध्य प्रदेश में करूंगा तो नई दुनिया में करूंगा, नहीं तो दिल्ली चला जाऊंगा। तो मैं अभी जो दिल्ली आया हूँ शायद मैं तब आता, पर अभय जी ने मना नहीं किया, उन्होंने तो कहा तुम कल से आ जाओ। तो ऐसे में बेरोजगार तो एक दिन भी नहीं रहा। मैंने वहां की कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ी और नई दुनिया में आ गया। तो लगभग 4-4.5 साल स्टील ट्यूब्स में काम करके 98 में मैंने नई दुनिया ज्वाइन किया, और वहां पर मुझे प्रूफ रीडिंग से लेके डार्क डेस्क, टेली प्रिंटर से लेके सब जगह का अनुभव मिला। लेकिन ज्यादा समय मैंने फीचर डेस्क पे गुजारा, और नई दुनिया में ही एक अच्छा ये बात रही कि 98 में मैं लगा था, और 99 में नई दुनिया के पीछे गोदाम में वेब दुनिया का काम शुरू हो गया, जो दुनिया का पहला हिंदी पोर्टल के रूप में लॉन्च हुआ था। तो ये भी मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे अखबार की पत्रकारिता के साथ साथ डिजिटल से भी बहुत जल्दी जुड़ने का मौका मिला। और उस वक्त वेब दुनिया में कुछ ऐसे लोगों की जरूरत थी जो कंटेंट समझते हो, टेक्नोलॉजी, और ये सब लोग तो थे वहां पे, तो उनको युवा साथियों की जरूरत थी। तो मैं पार्ट टाइम वेब दुनिया का काम भी देखने लगा। फिर वो पार्ट टाइम कब फुल टाइम बन गया ये पता नहीं चला, और मैं डिजिटल का आनंद लेते हुए आगे बढ़ा, और 2004 में तो मैं पूरी तरह से वेब दुनिया का हिस्सा हूँ। सर आपने प्रिंट में भी, मतलब थोड़ा समय आपने प्रिंट में भी काम किया, उसके बाद जैसा कि आपने बताया कि आप वेब दुनिया में डिजिटल के साथ काम करने लगे, तो प्रिंट में और डिजिटल में आपको सबसे बड़ा डिफरेंस क्या दिखाई देता? प्रिंट और डिजिटल में बहुत सारा अंतर है। पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो पत्रकारिता होती है उसके जो मूल्य हैं, जो मानदंड हैं, वो एक समान होते हैं, चाहे टेलीविजन हो, चाहे प्रिंट हो, चाहे डिजिटल हो। लेकिन
काम करने का तरीका अलग होता है। प्रिंट वाले व्यक्ति के पास एक 24 घंटे की साइकिल होती है और उसकी निगाह घड़ी पे ये होती है कि मेरा पेज कब छूटेगा, मुझे अखबार में कंपाइलेशन को, और जो सक्रियता डेस्क पे आती है वो अधिकतर आती है 2 बजे बाद। चाहे फीचर की भी डेस्क हो तो 2 बजे उनको लगने लगता है कि अब मुझे 6 बजे तक पेज छोड़ना है। तो 4 से 5 घंटे का एक बहुत सक्रिय साइकिल होता है हर अखबार के व्यक्ति का, चाहे वो पूरे समय खबरें रहे दिमाग में, लेकिन उसके पेज छूटने के 4 घंटे पहले वो एकदम पीक पे जाता है और पेज छूटने के बाद वो डाउन भी आ जाता है। डिजिटल में फर्क ये है कि हमेशा डिजिटल में लगातार खबरें अपडेट होती हैं और बहुत चुनौतीपूर्ण होती हैं। टेलीविजन भी एक तरह से लीनियर माध्यम है कि इस वक्त आप किसी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पे तो आप उसी पे रहेंगे, नीचे एक पट्टी जरूर चला सकते हैं। लेकिन डिजिटल पे एक ही समय में उस वक्त अगर स्पोर्ट्स की कोई बड़ी न्यूज है तो वो भी होना चाहिए, पॉलिटिकल कोई न्यूज है तो बड़ी होना चाहिए, देश की है तो होना चाहिए, दुनिया की है तो होना चाहिए, उसी वक्त हेल्थ में कुछ हो गया तो होना चाहिए, उसी वक्त हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है तो वो भी कवर होना चाहिए। मैं स्विच नहीं कर सकता, मतलब ये नहीं कर सकता कि मैं हेल्थ मिनिस्ट्री का कोई बड़ा अनाउंसमेंट हो रहा है तो वो तो कर दूंगा, लेकिन इसी वक्त अगर इंग्लैंड में जीत का जश्न मन रहा है तो मैं उसको नहीं कवर करूँ। तो डिजिटल में चुनौतियां कहीं ज्यादा है, डिजिटल के पत्रकार को सजग रहना पड़ता है। दूसरा ये है कि जो आर्काइवल वैल्यू है, अब तो ई पेपर भी हो गए, लेकिन ई पेपर पे भी वो 24 घंटे में एक बार छपा हुआ अखबार है। डिजिटल पर खबरें हमेशा आर्काइव्ड होती है। 2000 और 2001 में मैंने जो लिखा है वेब दुनिया पर, वो सारा का सारा अभी भी मैं सर्च करके, अभी अमर उजाला पे मैं पिछले 3-2.5 साल से जो लिख रहा हूँ वो सब सर्चेबल है। नेटवर्क 18 में बीच में मैं था, वहां पर भी जो मैंने लिखा है वो सब उपलब्ध है। आर्काइवल वैल्यू है उसकी। दूसरा, स्पेस की कमी नहीं है। अखबार में हम लगातार लड़ते हैं एक ही चीज से कि आलेख बहुत अच्छा है या खबर बहुत अच्छी है और ये 5 कॉलम डिजर्व करती है, लेकिन वो 5 कॉलम में नहीं जा पाएगी क्योंकि आज विज्ञापन ज्यादा है या दूसरी बड़ी खबरें ज्यादा है। तो स्पेस की कमी नहीं है डिजिटल में, आपके पास पर्याप्त स्पेस है। तो अब चुनौती है कि आप उसमें कितना अच्छा कंटेंट डालेंगे जिससे उसको लोग ज्यादा पढ़ें। सर, इसी से मेरा एक अगला सवाल निकल के आता है कि अगर हम डिजिटल में देखें तो डिजिटल में कई कैटेगरीज होती हैं। जैसे आपके पास मनोरंजन भी है, आपके पास टेक भी है, आपके पास एस्ट्रोलॉजी, विदेश, देश, सारी कैटेगरीज हैं, और एक ही दिन में कई खबरें जो है आपको डिजिटल पे डालनी होती है। तो डिजिटल में जब आप एक ही दिन में लगभग 150, 200, 250 खबरें आप डालते हैं तो उनकी निगरानी करना एक बेहद मुश्किल काम होता होगा। अब आप तो एडिटर हैं डिजिटल के, तो ये चुनौती का सामना आप कैसे करते हैं? ये बहुत बड़ी चुनौती आनंद, और ये अच्छा सवाल है क्योंकि देखिए अखबार में एक फिल्टर होता है कि रिपोर्टर ने कुछ भी लिखा हो या निचले स्तर पे डेस्क में सब एडिटर ने कुछ भी किया हो, चीफ सब होगा, एक डीएनई होगा, एक एनई होगा, उसके अलावा पेज का प्रूफ होगा और उसके बाद वो छपने जाएगा। टीवी में भी एक बाकायदा इनपुट और आउटपुट का मैकेनिज्म होता है और उसमें फिल्टर लगे होते हैं। इस तरह के फिल्टर डिजिटल में कम होते हैं, लगे हैं, सारे अच्छे संस्थानों में लगे हैं, लेकिन चुनौती होती है। खबर जैसी आई वैसे लगनी है। आप 250-300 खबरें तो डेस्क से बनती हैं, इसके अलावा जो जैसे अखबार से जुड़े हैं या टीवी से जुड़े हैं तो वहां की आने वाली खबरें भी सीधे सीएमएस के माध्यम से पब्लिश हो जाती है। जैसे अमर उजाला का अखबार का नेटवर्क है तो अखबार की खबरें भी सीधे आती हैं और वेबसाइट पे लग जाती हैं। तो कुल मिलाकर हजारों की संख्या में खबरें रोज प्रकाशित होती हैं। किसी भी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वो सारी खबर पढ़ ले, 1000 खबरें, तो चाहे संपादक हो चाहे निचले के स्तर पे आप जिम्मेदारी सौंपे। तो इसमें 2-3 बातें ध्यान रखनी होती है कि एक तो प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, और क्वालिटी एट सोर्स पे मैं काम करता हूँ कि जो सोर्स है उसको इतना प्रशिक्षित किया जाए कि वहां पर गलती ना हो। उसके बाद कम से कम 1-2 फिल्टर ऐसे लगे हों कि कोई खराब चीज या कोई ब्लंडर हो वो नहीं प्रकाशित हो पाए। चुनौती हमेशा होती है, सारी खबरें नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन जहां से जनरेट हो रही है वहीं पर वो पढ़कर अगर उसका हाइजीन आपने ठीक कर लिया, खबर को बेहतर कर लिया, संपादित कर लिया या तथ्यों की जांच कर ली तो ही ठीक है। अन्यथा डिजिटल में इसलिए आप देखते हैं कि फेक न्यूज की दिक्कत या गलत चित्र के छप जाने की दिक्कत या गलत तथ्य के चले जाने की दिक्कत डिजिटल पर बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत तेज गति से डिजिटल दौड़ता है और बहुत सारी खबरें एक साथ बन रही होती हैं। एक साथ इतनी खबरों को किसी फनल में से गुजारना या उसको पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन उसके लिए आप प्रक्रिया स्तर पर अगर ऐसी बनाते हैं, प्रक्रिया ठीक रखते हैं, प्रोसेस पूरे न्यूज के जनरेशन और पब्लिशन का ठीक रखते हैं, तो वो काफी हद तक उस चुनौती से आप बच सकते हैं। सर, अगर डिजिटल की बात करें तो डिजिटल और टेक्नोलॉजी दोनों एक साथ चलती है। उदाहरण के लिए, जैसे अगर आज देश में 2-3 बड़े इवेंट होने हैं तो हम एक लैंडिंग पेज बनाएंगे और उस लैंडिंग पेज पे सारी ब्रेकिंग न्यूज हम हमारे यूजर्स को देते रहेंगे। जैसे आमतौर पर आप चुनाव के दौरान करते हैं, बजट के दौरान करते हैं, आप हर 30 सेकंड में 1 मिनट में पेज को रिफ्रेश करते हैं और ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखाई देने लग जाती है। ठीक वैसा ही टीवी में भी मैकेनिज्म है। तो आपको लगता है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के यूज से या मैन पावर के इस्तेमाल से डिजिटल टीवी को टक्कर दे सकता है ब्रेकिंग न्यूज के मामले? देखिए, मैं यही कहूंगा कि टक्कर की बात नहीं है। ऑलरेडी तो आप देखें कि डिजिटल पर जो है
पाठकों की, दर्शकों की संख्या बहुत ज्यादा है। सारे बड़े चैनल भी यूट्यूब पर खूब लाइव करते हैं, फेसबुक पर लाइव करते हैं, और चैनल से ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ इसलिए हो गया कि अभी आपके लाइव पर 5,000 लोग हैं कि 500 लोग हैं कि 5 लाख लोग हैं, ये आपको यूट्यूब भी तुरंत बता देता है, फेसबुक भी तुरंत बता देता है। आज तक को या जी को या टाइम्स नाउ को या रिपब्लिक को इस वक्त कितने लोग देख रहे हैं, ये कहीं नहीं। उसका जो मेजरिंग सिस्टम है वो भी, अभी तो BARC भी बंद हो गया। पहले जो TRP आती थी टाइम्स की, वो भी 5,000 मीटर के भरोसे थी। तो आप करोड़ों लोग क्या देख रहे हैं, ये केवल 5,000 मीटर के भरोसे तय कर रहे थे, जो कि सैंपलिंग गलत है। अभी भी 25,000 का सैंपल साइज तय किया गया था, लेकिन 12 से 15,000 घरों में बार्क के मीटर लगे थे, और उस पर भी विवाद हो गया क्योंकि उसको मैनिपुलेट किया जा रहा था। डिजिटल में कम से कम एनालिटिक्स के जो टूल हैं वो इतने प्रभावी हैं कि तुरंत बताते हैं। यूट्यूब पे आपका लाइव जा रहा है तो आप भी उस लाइव से जुड़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा इस लाइव में अभी कितने दर्शक हैं। ये पारदर्शिता समाचार के किसी भी माध्यम में, अखबार में भी देखिए IRS का सिस्टम है, ABC का सिस्टम है, लेकिन उस पर भी बहुत विवाद हुए। IRS भी सैंपलिंग पर काम करता है। आप किसी शहर में जाके चंद लोगों से ब्रांड रिकॉल के आधार पर यह तय करते हैं कि वो क्या पढ़ रहे हैं, तो वो भी, उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत है और उसके विवाद होते हैं, लोग कोर्ट तक गए हैं। डिजिटल में महत्व इसी बात का है कि कौन क्या पढ़ रहा है, कहां से पढ़ रहा है, कितनी देर पढ़ रहा है। ये सारा का सारा आपको एनालिटिक्स के टूल हैं, गूगल का भी है और अन्य टूल भी बाजार में है, जिससे मालूम पड़ जाता है। इसके अलावा जब आप लाइव करते हो, आप जो कह रहे टक्कर दे, टक्कर का बात नहीं, बात ये कि लोग पारदर्शी चीज ज्यादा चाहते हैं, अच्छा कंटेंट चाहते हैं, सही समय पर चाहते हैं। 5 इंच की स्क्रीन को लोग ज्यादा देख रहे हैं, घर में भले ही 42 इंच का 58 इंच का टीवी लगा हुआ हो, क्योंकि ज्यादा समय वो मोबाइल के साथ है। टीवी घर में होकर अपॉइंटमेंट के साथ आपको बैठना पड़ेगा। इसमें प्रतिद्वंदिता शब्द को मैं इसलिए नकारता हूं क्योंकि अखबार उसके बावजूद मौजूद है और अच्छे से है। आप भी सुबह अखबार पढ़ते होंगे घर में, चाहे फोन पर आप टेलीविजन की भी 2-3 न्यूज बुलेटिन तो जरूर देखते होंगे। इसलिए है, मैं आपको अंतर बताता हूं। टेलीविजन और अखबार जो है वो बाय अपॉइंटमेंट है। आपने तय किया है कि आपके घर में अमर उजाला आएगा या 2-4 और अखबार आएंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया आएगा, हिंदू आएगा। आपने तय किया है कि रात को 9 बजे प्राइम टाइम आप आज तक पर देखेंगे या ABP पर देखेंगे या टाइम्स नाउ पर देखेंगे। वो बाय अपॉइंटमेंट है और वो उस वक्त जो दिखा रहा है उसको आप स्वीकार करते हुए ग्रहण करेंगे। डिजिटल पर आप किंग हैं। आपने तय किया कि मुझे अभी यही आर्टिकल पढ़ना है, आपने या तो गूगल पे सर्च किया या उस वेबसाइट पे चले गए और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। तो डिजिटल पर यूजर जो है वो किंग है और यूजर की चॉइस है। तो यूजर जब किंग होता है तो आपकी चुनौती और ज्यादा बड़ी होती है। आपको हर चीज वहां पर प्रस्तुत करनी होती है, हर चीज परोस के रखनी होती है। तो प्रतिद्वंदिता नहीं है, बाय अपॉइंटमेंट आप अभी भी इसलिए पढ़ोगे कि आपने दिन भर कितना भी नोटिफिकेशन देखे हो, मोबाइल देखा हो, आप किसी अन्य काम में व्यस्त है। सभी लोग तो मीडिया से नहीं जुड़ेंगे 24 घंटे न्यूज देखेंगे। उन्होंने नोटिफिकेशन देख लिया कि भाई ड्रोन हमला हो गया जम्मू में, सुबह वो अखबार में पढ़ना चाहता है कि यार ये जम्मू में हुआ था, ये क्या था मामला, इसको जरा मैं समझूं। तो वो सुबह, अब उसके लिए फर्क ये हो गया है कि वो तय कर लेता है कि मैं इस खबर को अखबार में विस्तार से पढ़ लूंगा, या कुछ खबरें ऐसी हो सकती है जो एक्सक्लूसिव है अखबार में, जो नहीं थी वो उस पर ज्यादा फोकस करेगा। इसलिए अखबार आजकल एक्सक्लूसिव और इन्वेस्टिगेशन पे ज्यादा। इसी तरह टीवी पे वो तय करता है कि दिन भर टीके को लेकर विवाद चला है, लेकिन ये विवाद है क्या। डिजिटल पे मैंने कुछ समझ लिया है, लेकिन टीवी जिस तरीके से ग्राफिक्स वगैरह दिखा के एंकर के साथ प्रस्तुत कर रहा है, वो उसको आदत अभी लगी हुई है, तो वो उस आदत के साथ बना रहेगा। तो प्रतिद्वंदिता नहीं होगी, लेकिन जो पारदर्शिता है वो डिजिटल माध्यम को और आगे जरूर ले जाएगी। सर, अब हम बात करेंगे डिजिटल की सबसे बड़ी चुनौती यानी फेक न्यूज की। सर, अगर एक डिजिटल का एक पूरा सिस्टम हम समझें तो टीवी में जैसा कि आपने बताया कि फिल्टर्स लगे होते हैं, अखबार में आपने बताया कि फिल्टर्स लगे होते हैं, डिजिटल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम डेस्क पे जो बैठा है आपका जो एम्प्लॉय, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसको खबर लगानी है, उसको खबर चढ़ानी है। कई बार ऐसा हो जाता है कि फैक्ट चेक में कमी रह जाती है या वो उसको जो है क्रॉस चेक नहीं कर पाता। तो फेक न्यूज़ को लेकर के एज अ संपादक आपकी राय क्या है और अमर उजाला इस दिशा में कैसे काम कर रहा है? देखिए, फेक न्यूज़ एक बड़ी चुनौती है और हमारा तो ये सौभाग्य है कि अमर उजाला 70 साल पुराना अखबार और मीडिया संस्थान है जिसमें विश्वसनीयता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आज अमर उजाला का नाम बहुत आदर के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल, जम्मू में, पूरे प्रसार क्षेत्र में इसलिए लिया जाता है क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि जब तक 2 या 3 सोर्स से न्यूज वेरीफाई नहीं हो जाए तब तक हम प्रकाशित नहीं करें। तो हमने अमर उजाला में ये तय किया कि हमारे नेटवर्क क्षेत्र की खबर है तो चाहे कहीं से भी आई हो, हम अपने संवाददाता से और वहां के स्थानीय संपादक से बात करेंगे उस खबर को लेकर और उसकी चर्चा करेंगे और उसके तथ्य मिलने के बाद ही उसको प्रकाशित करेंगे। इसके अलावा फिर एजेंसियों की खबरें, PTI, ANI, कई बार वहां भी चूक होती है। तो ये एक स्थापित पैमाना है। गड़बड़ी कहाँ होती है कि कोई फेसबुक पर वायरल होने वाली खबर या टीवी पर फ्लैश होने वाली खबर को आपने तुरंत बनाकर वेबसाइट पर चढ़ा दिया। अधिकांश वेबसाइट में जो मैं देखता हूँ गड़बड़, टीवी पर फ्लैश चल के आप देखिए कई बार हट जाता है। कई बार मृतकों का या घायलों का आंकड़ा टीवी पर जो दिखाया गया है वो बदल जाता है।
पर आप उस ट्रैप में अगर आ गए, वहां तो उन्होंने करेक्ट कर लिया अगले बुलेटिन में। उनकी मजबूरी है कि उनको भी ब्रेकिंग न्यूज चलानी है, कहीं से फर्स्ट इनपुट आया उन्होंने चला दिया, चल के वो हट गया, लेकिन आपके आर्काइव भी हो गया, उसका स्क्रीनशॉट भी किसी ने ले लिया, उसको फेक न्यूज करके टैग भी कर दिया। तो हमारी अमर उजाला में हमने ये प्रक्रिया रखी है कि कोई भी फ्लैश अगर ऐसा आया है जिसकी तस्दीक अपने नेटवर्क से या जो विश्वसनीय माध्यम जिनको हम फॉलो करते हैं, एनआई है, पीटीआई है, रॉयटर्स है, एफपी है, इनसे उसकी पुष्टि नहीं हुई है तो प्रकाशित नहीं की जाएगी, इस कीमत पर भी कि अन्य वेबसाइट उसको लगा चुकी है। और ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें खबर हमने देर से लगाई, उसमें यह फायदा हुआ कि वो गलत खबर थी और उसको फिर हमने प्रकाशित नहीं किया। सर अगर डिजिटल एक जैसे बड़ी खबर का मुझे उदाहरण ध्यान आ रहा था कि जो आधार कार्ड की संस्था, उन्होंने आपका मोबाइल नंबर जो है वो कैप्चर कर लिया और आपके एंड्रॉइड में जाके वो बैठ गए हैं, और वो खबर सब बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पर चली और ये सरकार की घुसपैठ है और सरकार हमारे फोन की जासूसी कर रही है। वो एंड्रॉइड के 2 वर्जन पहले, 1.5 साल पहले से ऑलरेडी अपडेटेड था, और जिस तरह फायर ब्रिगेड का नंबर और एम्बुलेंस का नंबर पहले से आपके फोन बुक में होता है जब आप नया फोन चालू करते हैं, इसी तरह वो भी नंबर था, हेल्पलाइन का नंबर था वो आधार कार्ड की। और वो बल्कि एक सुविधा दी गई थी कि आपको कभी आधार कार्ड के लिए हेल्पलाइन पे फोन करना हो, हालांकि वो हेल्पलाइन नंबर बदल गया था, तो एक स्टोरी उस पे बनी कि जो एंड्रॉइड में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर डलवाया है वो बदल चुका है, लेकिन वही पड़ा। लेकिन सबने खबर क्या की कि सरकार घुसपैठ कर रही है, आपके फोन में आधार कार्ड का लिंक आ गया, आधार कार्ड के माध्यम से आपका फोन लिंक कर दिया गया और आपकी हर मूवमेंट पे नजर है और सरकार जासूसी कर रही है। और ये खबर सभी प्रतिष्ठित वेबसाइट्स ने भी चलाई आना, लेकिन हमने यार ये कुछ गड़बड़ है मामला, ऐसा नहीं हो सकता। तो सब वही जो हड़बड़ी में आपको बता रहा हूँ, फेक न्यूज कहां से आती है, अरे सर वो फलानी साइट पे भी लग गई, अरे सर टीवी पे भी चल रही है, अरे सर कहीं भी चल रही हो, इसमें कोई तथ्य है तो जांच कीजिए। जांच करके पता लगा कि नहीं, ये तो जिस तरह फायर ब्रिगेड का नंबर होता है, पुलिस का नंबर स्टोर्ड होता है फोन में, उसी तरह आधार के लिए भी हेल्पलाइन का नंबर स्टोर्ड है, तो उसमें कौन सी जासूसी होगी। ये उदाहरण इसलिए है कि जो सुने वो समझे कि खबर में संशय करने का जो सबक हमको सिखाया जाता पत्रकारिता के मूल पाठ के रूप में, हमको पुलिस से ज्यादा या किसी जासूस से भी ज्यादा संशय करना है कि ऐसा क्यों, ये क्या सही है, क्या ये ऐसा ही हुआ, किसने देखा, किसने बताया, कहां से आया ये आंकड़ा, इतने लाख लोग मर गए तो किसने बताया, क्या उनके डेथ सर्टिफिकेट देखे गए हैं, एक्सीडेंट में 4 मरे, कहां पुलिस के एफआईआर में 4 मरे लिखे हैं कि किसी ने कह दिया 4 मर गए। आपको इसमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सर अगर डिजिटल को देखें तो डिजिटल की पहुंच आज लगभग 35-40 करोड़ लोगों से भी जो है आंकड़ा अधिक है डिजिटल की पहुंच का। क्या आपको ऐसा लगता है कि डिजिटल का इस्तेमाल एक मीडिया का बहुत बड़ा वर्ग या कुछ पत्रकार अपना एजेंडा चलाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि डिजिटल एक बहुत सस्ता माध्यम है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने आनंद पूछा है और इस पर बहुत चर्चा भी होती है। देखिए, मीडिया के रूप में जो स्थापित मानक थे वो थे कि आकाशवाणी पर खबरें आएंगी, फिर अखबार आ गए और उसका टेलीविजन आया। लेकिन इन तीनों ही चीजों का जो एंट्री लेवल बैरियर था, जो प्रवेश द्वार था, वो बड़ा कठिन था कि आरएनआई का रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए, बाकायदा अखबार का लाइसेंस चाहिए, और जो मानक हैं भारत सरकार के उनको आपको मानना पड़ेगा, तब आप अखबार निकाल सकते हैं, और कम से कम 500,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही चाहिए। एक एंट्री लेवल तय है। टेलीविजन चैनल खोलना है तो 2 से 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की आपकी ताकत हो। टीवी चैनल का लाइसेंस आपको सूचना प्रसारण मंत्रालय से लेना पड़ेगा, उनके नॉर्म्स का पालन करना पड़ेगा, टीवी चैनल का पूरा सेटअप करना पड़ेगा, तब जाके आप उस टीवी चैनल को लॉन्च करके। उसके बावजूद हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा न्यूज चैनल है, क्योंकि हिंदुस्तान बड़ा देश है और खबरों की भूख भी यहाँ ज्यादा, और अलग अलग क्षेत्र को आप दक्षिण भारत के समाचार देखने वाले व्यक्ति को यहाँ के सारे चैनल संतुष्ट नहीं कर सकते, तो वहां अलग चैनल चलेंगे। इसी तरह कोई हिंदी देखता है, कोई अंग्रेजी, लेकिन उसके बावजूद एंट्री लेवल बहुत हाई है। लेकिन डिजिटल में क्या हुआ है कि कोई भी व्यक्ति 2 लैपटॉप लेके बैठ जाएगा और अपनी वेबसाइट चालू कर देगा। तो एंट्री लेवल बैरियर कमजोर होने से क्या हुआ कि कई लोग उसमें एजेंडा लेकर भी घुसे हैं, बिल्कुल सही है, और उसी वजह से डिजिटल पे विश्वसनीयता पे संकट आया है। आप भी जो फेक न्यूज की बात कह रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि कोई अमर उजाला जैसे या दूसरे अन्य बड़े मीडिया संस्थानों, क्योंकि उनके वहां पर एक परिपाटी संपादकीय परंपरा का निर्वहन वर्षों से हो रहा है, और उसी का हस्तांतरण डिजिटल में भी हुआ है। डिजिटल उसी पत्रकारिता के मूल्यों का एक एक्सटेंशन है। चाहे डिजिटल की वजह से कुछ और अलग तरीके चटपटी खबरें करनी पड़ गई, ज्यादा करनी पड़ गई, तेज करनी पड़ गई, फटाफट करनी, वो अलग बात है। डिजिटल माध्यम को अपनाया है सभी मीडिया उसने, लेकिन पत्रकारिता के दायित्वों का निर्वहन करते हुए, जवाबदेही को निभाते हुए, चाहे कोई नियम हो। अब नियमों की बात हो रही, सूचना प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाया गया, क्यों लाया गया, और मैं इसको सही मानता हूँ। डिजिटल का पत्रकार होने के नाते मैं मानता हूँ, हाँ कुछ उनके जो नियम है उस पर वो हो सकता है विवाद, और उन नियमों में फेरबदल के लिए चर्चा भी हो रही है सूचना प्रसारण मंत्रालय से विभिन्न संगठनों की, और वो होनी चाहिए। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि जो इतना बड़ा माध्यम, आज तक एफएम को तो न्यूज प्रसारित करने की अनुमति सरकार ने दी नहीं है,
हालांकि मैं उसको गलत मानता हूं, लेकिन एफएम जो प्राइवेट चैनल हिंदुस्तान में इतने तेजी से बढ़े, शहर शहर में एफएम चैनल हैं, उनको अनुमति नहीं है अभी न्यूज प्रसारित करने की। खबरों का प्रसारण वो नहीं कर सकते, केवल सरकारी माध्यम से ही खबरों का प्रसारण होता है। ऐसे में डिजिटल पर कोई भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कोई भी खबर प्रसारित कर रहा है और हर हाथ में जो मोबाइल है उस पर उस खबर को देखा जा रहा है। व्हाट्सएप पर खबरें चल रही हैं। वेबसाइट बनाना भी बहुत मुश्किल नहीं है, आप चंद रुपयों में वेबसाइट को खोल लेंगे और लैपटॉप से खबरें धड़ाधड़ अपलोड करेंगे। तो ये दिक्कत है और इस दिक्कत के लिए सरकार ने बहुत देरी कर दी है। ये जो पूरी क्रांति हुई है डिजिटल पर, ये इतनी तेजी से हुई है कि सरकार को भी समझने में बहुत वक्त लगा है कि इसको कैसे रोका जाए, इसको बांधा कैसे जाए। जो पहले के माध्यम से उनका रास्ता तय था, वो उसी रास्ते से आते थे, तभी वो प्रसारण में आते थे। उनकी निगहबानी की, उनकी अपनी मॉनिटरिंग की एक मैकेनिज्म होती थी। डिजिटल तो इतनी तेजी से फैला कि पहले तो यही माना गया ना, डिजिटल कुछ लोगों का आपसी संवाद है, व्हाट्सएप आपसी चैट के लिए है। ये तो बाद में समझ में आया कि व्हाट्सएप जनसंचार के लिए भी काम में आ रहा है, मास कम्युनिकेशन इससे हो रहा है। वेबसाइटों के माध्यम से मास कम्युनिकेशन हो रहा है। यूट्यूब को एक वीडियो प्लेटफॉर्म माना गया, बाद में समझ में आया कि यार यूट्यूब तो मास कम्युनिकेशन कर रहा है। फेसबुक का लाइव जो है वो टेलीविजन के लाइव को टक्कर दे रहा है, वो मास कम्युनिकेशन कर रहा है। तो ये प्रसारण का माध्यम कब बना, ये सरकार को भी समझ में नहीं आया और इसीलिए अब उसको लगाम कह लें, कंट्रोल कह लें, नियंत्रण कह लें, निर्धारित कह लें, करने की प्रक्रिया चल रही है और कुछ हद तक वो सही भी है। वो इसलिए भी सही है कि इसकी वजह से बहुत सारी गड़बड़ियां हमने देखी हैं। ये ऐसा देश है जिसमें एक गलत वीडियो प्रसारित होने से दंगे हो जाते हैं, लाखों लोगों की जान चली जाती है, हजारों लोगों के रोजगार पर संकट आ जाता है। तो ऐसे में गलत खबरों को रोकना एक बड़ी चुनौती है। और आपने जो सवाल उठाया था कि एजेंडा, हाँ, लोगों ने इसलिए एजेंडा बना लिया कि अगर वो प्रेस विज्ञप्ति अखबार में भेजेंगे, अखबार में किसी पत्रकार के माध्यम से अपने एजेंडा को चलाने की कोशिश करेंगे तो आसान नहीं है। पूरा एक फिल्टर है, मैकेनिज्म है। तो एक हाथ खबर चल गई, टेलीविजन पर उनकी एक हाथ खबर चल गई, लेकिन एजेंडा पूरी तरह से सेट आप पारंपरिक माध्यमों पे नहीं कर पा रहे थे। अब उनको समझ में आया कि अपन तो माध्यम को ही अपना बना लो और इस पे से ही अपना एजेंडा खूब चला लो। ऐसा लोगों ने किया है और उसको सही तरीके से देखे जाने की और रोके जाने की जरूरत भी है। सर, डिजिटल जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिस तेजी से डिजिटल ने अपने पैर पसारे हैं, जिस तरह घर घर में एक मोबाइल की पहुंच है, डेटा बहुत सस्ता हो गया है, तो आने वाले समय में क्या आपको लगता है कि डिजिटल का जो भविष्य है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है? और आने वाले समय में आपने एक बयान भी दिया था कि जैसे हर कंपाउंडर डॉक्टर नहीं हो सकता, वैसे हर मोबाइल हाथ में रखने वाला पत्रकार नहीं हो सकता। तो आने वाले समय में आपको लगता है कि इस देश के सामने, इस देश की सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है और शायद सरकार इस संकट से निपटने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रही है? नहीं, चुनौती आने नहीं वाली है आनंद, चुनौती तो आ चुकी है और सरकार अभी इसी पसोपेश में कि संकट से निपटे कैसे। ट्विटर जैसे माध्यम से तो अभी पूरी तरह से सरकार लड़ नहीं पा रही है। सरकार को समझ में ही नहीं आ रहा कि ट्विटर ने अगर सूचना प्रसारण मंत्री का और इसका आईटी मिनिस्टर का अकाउंट ब्लॉक कर दिया तो उसको कैसे निपटे। भारत का नक्शा गलत लगा दिया तो कैसे निपटे। एक वीडियो जिसकी वजह से लोनी में इतना बड़ा विवाद हो गया, उस वीडियो को हटाने के लिए तो दिक्कत आ गई सरकार को, जो कि ट्विटर एक ऐसी संस्था है जो आप जानते हो कौन उसका मैनेजिंग, कई तो ऐसी वेबसाइट है आपको पता ही नहीं कौन चला रहा है और कहां से चला रहा है। तो चुनौती आने नहीं वाली है, आ चुकी है और हर हाथ में जो मोबाइल है उस पर खबरें पहुंच रही है तेजी से और इससे निपटना चुनौती आज की है। बल्कि आज आप कोई उपाय करेंगे तो अभी तक जो बिगाड़ा हो चुका है वो हो चुका, आगे जाके और उसको नियंत्रित करने में वक्त लगेगा। ये सारी प्रक्रियाएं स्थापित होकर, इसमें से गंदगी साफ होकर अच्छी चीजें बाहर आने में 2 से 3 साल का या 5 साल का वक्फा लगेगा और इस वक्फे में ही हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारा देश इतना बड़ा है, इतने सारे लोग अपने मोबाइल को, और वो फिर उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा भी ले आएंगे। तो आपको ये भी तय करना है कि कहां आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं और कहां आप देश के कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और कहां आप अपना एजेंडा चला रहे हैं। इसके बीच में जो रेखाएं है ना, वो बहुत स्पष्ट नहीं है। ये काला सफेद नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ग्रे एरिया बहुत बड़ा है। कहीं पर वाकई में इन नियमों की वजह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी कुठाराघात होता है, उसको रोकना होगा। कहीं पर इस डिजिटल की स्वतंत्रता का उपयोग करके एजेंडा चलाया जा रहा है, उसको रोकना होगा। कहीं पर अगर आप रोकने गए और उस वजह से वाकई जो स्वतंत्र एक चेतना आई है, जिन लोगों को पारंपरिक माध्यमों में ये भी मानता हूं, मैं पारंपरिक माध्यम से ही सतत जुड़ा रहा हूं, उसके बावजूद भी मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं डिजिटल ने मदद भी की है उन खबरों को प्रकाशित होने देने में जो रुक जाती थी जी, या उस पर्टिकुलर समाचार माध्यम की नीति के अनुरूप नहीं होने की वजह से दब जाती थी या छुप जाती थी या संपादक के घमंड की वजह से रद्दी की टोकरी में चली जाती। क्योंकि टीवी का अपना एक संपादक तय करता था ना अच्छा क्या है, कौन सी कविता अच्छी है, कौन सा लेख अच्छा है, कौन सी खबर छपने लायक है, कौन सी नहीं है, या संपादक या फिर उस संस्थान की संपादकीय नीति
सब जगह नीतियां गलत है ये नहीं कहूंगा, लेकिन व्यक्ति ही उस सिस्टम को संचालित करते हैं। तो व्यक्ति का ईगो भी कई बार आगे आ गया और उसने उस खबर को रोक दिया। पर अगर वो खबर सत्य थी, अगर उसमें तथ्य था और उसके सार्वजनिक करने में कोई व्यापक नुकसान, ये सबसे बड़ी बात। जवाबदेही बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सच्चाई छाप देना ही केवल आवश्यक नहीं होता है, सच्चाई को जवाबदेही के साथ छापना महत्वपूर्ण होता है। जैसे उस बुजुर्ग की दाढ़ी कटी, इसमें तो कोई वो नहीं है, वो वीडियो में दिख रहा है, लेकिन वो वीडियो म्यूट था पूरा, उसमें ऑडियो नहीं था। तो उससे जय श्री राम के नारे लगवाए गए या नहीं लगवाए गए ये उसमें नहीं है। तो आपके पास जवाबदेही होनी है। कई लोग रीट्वीट कर रहे थे उस दिन, पत्रकार, मुझे देख के अफसोस हुआ। मेरे सामने ट्विटर की मेरी टाइमलाइन पे वो वीडियो कई बार गुजरा जी, मैंने उसको रीट्वीट नहीं किया और अपने साथियों से कहा कि इस वीडियो का उपयोग नहीं करें। ये जवाबदेही जब तक नहीं आएगी तब तक दिक्कत है। तो ये जवाबदेही लाना बहुत महत्वपूर्ण है और ये तय करना जरूरी है कि कहां आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे चल रहे हैं। अब ऐसे ही ट्विटर ने कई दूसरे मामलों में जहां पर बहुत ही विवादास्पद कंटेंट पड़ा था उसको नहीं हटाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं आप जाके आईटी मिनिस्टर का हैंडल ही ब्लॉक कर दे रहे हैं। तो व्यक्ति तय करेगा तो दिक्कत होगी ना। सर, ऐसे हमने कई ट्विटर अकाउंट देखे हैं जहां बहुत हेट स्पीचेस होती हैं, बहुत अश्लील कंटेंट होता है, लेकिन ट्विटर उसको नहीं हटाता है। लेकिन एक 2007 में ए.आर. रहमान का एक गाना रविशंकर प्रसाद जी ट्वीट कर देते हैं, वो ट्विटर उसको हटा देता है। तो ये तो कहीं न कहीं एक दोगली नीति ट्विटर की हम इसे कह सकते हैं। ये सभी देखिए दिक्कत है ना। ये तो जैसे यूट्यूब ही तय कर रहा है। यूट्यूब कहता है कि आप मेरे इस पे हिंसा वाले और बम विस्फोट वाले वीडियो नहीं चलाएंगे, लेकिन ऐसे कई वीडियो पड़े उनको नहीं भी हटाया। दूसरा, जब सचमुच लाठीचार्ज हो रहा पुलिस का तो आप लाठीचार्ज ही दिखाओगे, लेकिन वो यूट्यूब अपलोड। तो ये एक नई तरह की संपादकीय संस्थाएं खड़ी हो गई हैं। ट्विटर अपने आप में खुद संपादन कर रहा है कि ट्वीट पे क्या जाए और क्या नहीं जाए। फेसबुक अपने आप में खुद एक संपादक बन गया, वो तय कर रहा है और प्रकाशन समूहों को भी बड़े बड़े कह रहा है कि आप इस तरह का कंटेंट लगाएंगे और इस तरह का नहीं लगाएंगे। तो उस पूरे माध्यम की संपादकीय व्यवस्था, उसमें जो संपादक हमारे जैसे बैठे हैं उनका विवेक एक तरफ रह गया। फेसबुक तय कर रहा है कि वो किस तरह के कंटेंट को प्रमोट करेगा। और लोग कहां पर हैं? बहुत सारे लोग फेसबुक पर हैं, वो उस कंटेंट को देख रहे हैं। आज का जो बड़ी चुनौती है वो यही है कि मुझे लगता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन मीडियम्स है, फेसबुक, गूगल, ये डिस्ट्रीब्यूशन मीडियम है, ये खबर जनरेट नहीं करते, पर ये उनको संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो बहस है, ये सैद्धांतिक बहस आनंद केवल हिंदुस्तान की नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में तो इसको लेकर कम चर्चा हुई है। यूरोप में, अमेरिका में तो गूगल और फेसबुक को इसके लिए जवाबदेह बना दिया गया कि प्रकाशक सारा पैसा खर्च कर रहे हैं और उसके नाम पर आप पैसा बना रहे हो केवल सर्च इंजन के माध्यम से, तो उनको पैसे प्रकाशकों को देने पड़े। अब एक सबसे ज्यादा जो चर्चा में मॉडल है वो ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया, जहां पर बड़े प्रकाशकों के कंटेंट को गूगल पर दिखाने के लिए उसको पैसा देना पड़ेगा। उन्होंने अपना प्लग ही हटा लिया था गूगल से। यहाँ पर हम वो साहस नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन गूगल अभी मजबूर हुआ है कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स प्रकाशकों के साथ करने के लिए कि जिससे प्रकाशकों को भी कुछ पैसा मिले। ये ठीक है कि उसने सर्च इंजन बनाने में खर्चा किया है, अनुसंधान में खर्चा किया है, करोड़ों रुपए के सर्वर लगाए हैं, लेकिन कंटेंट को जुटाने पे और उसके संपादन पर जो मेहनत प्रकाशन समूह कर रहे हैं वो इतनी ज्यादा है। और उसके एवज में देखिए डिजिटल पे सबसे बड़ी चुनौती क्या है। अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि पाठकों की संख्या डिजिटल पर बहुत ज्यादा है और वो मेजरेबल है, वहां पर दिखाई देता है। टेलीविजन जो क्लेम करता है वो अप्रूव नहीं कर सकता। अखबार जो क्लेम करता है उसमें भी विवाद है कि कितनी उसकी रीडरशिप है, क्योंकि वो IRS के सर्वे का पैमाना है। लेकिन डिजिटल पर इतना ज्यादा रीडर होने के बाद भी चुनौती क्या है? आप कह रहे थे कि चुनौती ये है, फेक न्यूज, ये सब है, ये अलग स्तर की है। डिजिटल माध्यमों को भविष्य में बड़ा बनने के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो मैं मानता हूँ रेवेन्यू की है, पैसे की है। जो पैसा अखबार कमाता है इतना प्रसार संख्या के साथ विज्ञापनों के माध्यम से, जो पैसा टेलीविजन चैनल कमाते हैं लाखों और करोड़ों में विज्ञापन दिखाकर, उसका 10% पैसा भी डिजिटल माध्यम नहीं कमा पाते, जबकि उससे ज्यादा रीडर वहां पर है। वो इसलिए है कि उसके विज्ञापन के बाजार पर 80% पर गूगल और फेसबुक का मिलाकर कब्जा है। मतलब डिजिटल से जो रेवेन्यू जनरेट होती है उसका 80% ये दे जाते हैं, 20% प्रकाशकों में बंटता है जो कि दरअसल कंटेंट को जनरेट कर रहे हैं। तो इसकी जो इकोनॉमी है डिजिटल की, वहां पर गड़बड़ है। वहां पाठक बहुत ज्यादा हैं, मोबाइल लेकर लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। जो वो कंज्यूम करते हैं उसी तरीके का कंटेंट बनाने में डिजिटल की टीम बहुत जबरदस्त मेहनत करती है, रिसर्च करती है। आपको पता है कि किसने पसंद किया, कानपुर से, औरैया से, बुलंदशहर से, शिमला से, देहरादून से, किसने क्या पढ़ा, क्या पसंद किया, आपको पता है और आप उसके अनुरूप कंटेंट बनाते हैं, लेकिन आपको उसके एवज में रेवेन्यू नहीं मिलता। तो डिजिटल में बड़ा संकट जो है वो पैसे का है। सर, अगर आपके अमर उजाला के पोर्टल को देखें तो देश और विदेश की खबरें तो खैर हर जगह होती है, चाहे वो NDTV हो, आज तक हो, ABP हो।
लेकिन एज अ रीडर होने के नाते मैं भी सालों से अमर उजाला को पढ़ते हुए आ रहा हूँ, मेरे कई दोस्त, मेरे परिवारगण, मेरे मित्र पढ़ते हुए आ रहे हैं। आपका ज्योतिष और मनोरंजन, एंड मनोरंजन में भी जो बायोस्कोप, जो आप सीरीज, जो पुराने किस्से की सीरीज चलाते हैं, और ज्योतिष में जो धर्म और ज्योतिष के जो आप आर्टिकल देते हैं, तो इसके पीछे किसका दिमाग है, ये मैं भी जानना चाहता हूँ। देखिए, दिमाग तो पूरी संपादकीय टीम का एक नीति तय होती है कि क्या है। देखिए, अखबार का जो नेटवर्क है उससे हमें खबरें मिल रही हैं और उनकी विश्वसनीयता है। उस खबर को जो पढ़ने व्यक्ति आ रहा है उसको आप क्या अतिरिक्त दे रहे हैं। मनोरंजन का आपने बड़ा सवाल उठाया, तो एक सिद्धांतिक तौर पर हमने ये तय किया है कि मनोरंजन की जो हमारी कैटेगरी है उसमें हम वो कंटेंट देंगे जो अन्य कहीं नहीं मिलता, पहला। दूसरा, हमने उसमें एक लक्ष्मण रेखा तय कर ली है। आज से कुछ समय पहले तक और अभी भी कई डिजिटल के प्रकाशकों के लिए मनोरंजन का मतलब है आकर्षक, दिलचस्प फोटो गैलरी जिसमें कि बिकनी वाली महिलाओं के फोटो हों। ये एक मिथ, एक भ्रम पैदा कर दिया गया है कि इस तरह के कंटेंट से ही एंटरटेनमेंट की कैटेगरी चलती है। ऐसा नहीं। जैसे आपने किसका नाम लिया, बायोस्कोप का। बायोस्कोप वो मेहनत का कंटेंट है। उसको जो पंकज शुक्ला जी, जो हमारे सलाहकार संपादक है, मुंबई में बैठते हैं, वो 30 साल से फिल्म, वो अमर उजाला अखबार में फिल्म की समीक्षा करते थे एक समय में, और आज वो अखबार और डिजिटल दोनों के लिए सामग्री वहां से भेज रहे हैं। तो ये सोच वहां से आती है। वो बायोस्कोप लिखते हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो वो 30 साल के 35 साल के फिल्मों से जुड़ाव और उसी की समीक्षाओं से जुड़ाव और फिल्मी हस्तियों से मिलते रहने का अनुभव का निचोड़ है। ऐसा नहीं कि आज नया पत्रकार आया और टेबल पे लिखने लग गया। ये चीजें इसलिए तो अमर उजाला में वो अलग इसलिए है कि आप हमारे मनोरंजन सेक्शन को नहीं, किसी भी सेक्शन को देखेंगे तो वो साफ सुथरा है जी। हमने संपादकीय नीति में ये निर्णय लिया हुआ है कि चाहे हमें पाठक संख्या से समझौता करना पड़े, कम लोग आए, हो सकता है उससे ज्यादा लोग आ जाते हैं, लेकिन उस तरह की पत्रकारिता हमको नहीं करनी है। लेकिन लंबे समय में क्या चलेगा, आप जिक्र किस चीज का कर रहे हैं? जो अच्छा कंटेंट धर्म ज्योतिष पर हमने दिया, हमने क्यों दिया? आप कुछ भी कहें, भारतीय व्यक्ति की अंतरात्मा उससे जुड़ी हुई है। ज्योतिष को और धर्म को हम फॉलो करते हैं, और इस कदर फॉलो करते हैं कि 1000 सालों के आक्रमण के बावजूद भी देश से उस चीज को खत्म नहीं किया जा सका जी। हमारे धर्म ग्रंथों को जला दिया गया, हमारे विश्वविद्यालयों को तहस नहस किया गया, तक्षशिला और नालंदा। हमारी परंपराओं से हमको काटने की तमाम कोशिशों के बावजूद भी अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो वो कितने अंदर तक हम में समाहित है ये हमको पता है। हमारे देश की वाचिक परंपरा के माध्यम से वो पीढ़ियों दर पीढ़ियां हस्तांतरित होता रहा है। तो उस पर अगर आप सामग्री नहीं देंगे तो किस पर देंगे? बिल्कुल। एक ऐसी चीज जिसको वक्त की मार खत्म नहीं कर सकती, वो है ना, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। उसके बावजूद हमारी हस्ती इसीलिए तो है। उस पर आपको देना चाहिए सामग्री, ये विचार है। हाँ, लेकिन उस पर क्या देना चाहिए? भ्रामक नहीं देना है, पाखंड वाला नहीं देना है, कर्म। तो हमने उसमें भी आपको वो कंटेंट अच्छा क्यों लगा, आपको वहां वो पढ़ने को। देखो, पंचांग फॉलो हम करते हैं तो करते हैं, राशि भविष्य हम फॉलो करते हैं तो करते हैं। कंटेंट को लेकर एक बात जो कही जाती है हिंदुस्तान में, वो बिल्कुल शाश्वत सत्य है और वो नहीं बदलती। उसमें कैटेगरीज जुड़ जाती हैं, पर वो 3 ABC हमेशा चलेगा हिंदुस्तान में। कहा जाता है वो है एस्ट्रोलॉजी, बॉलीवुड और क्रिकेट जी। इसमें से 2 कैटेगरी का जिक्र आप ऑलरेडी कर चुके हैं, एस्ट्रोलॉजी और बॉलीवुड। तो हमारे पास 40 से ज्यादा कैटेगरियां हैं जो सक्रिय हैं, टोटल 55 है। पर सक्रिय कैटेगरीज जिसमें हम कंटेंट प्रकाशित करते हैं वो 45 के करीब हैं, और उसमें से 2 आपने जो जिक्र किया वो A और B दोनों आ गई। तीसरा है क्रिकेट, जो भारत में बिल्कुल धर्म के समान ही स्थान उसको प्राप्त है। अब कोविड के समय में उसमें H जुड़ा है, जो मैं कहता हूँ हेल्थ का कंटेंट लोग बहुत पढ़ते हैं, पर ABC चेंज नहीं हुआ है। तो आप कितना ही एडवांस कर लें, मीडियम बना लें, मीडियम चेंज कर लें, अखबार निकाल लें, टेलीविजन निकाल लें, डिजिटल निकाल लें, ABC नहीं बदलती। एस्ट्रोलॉजी, बॉलीवुड, क्रिकेट को इस देश में पढ़ा जाता है, सहेजा जाता है, फॉलो किया जाता है। आप नहीं देंगे, कोई और देगा। तो किसी भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें जी। किसी भी कंटेंट के जनरेटर को ये देखना पड़ेगा कि फिर उसमें आप ये तय कीजिए। देखिए, आप सब दे रहे हैं, तो अमर उजाला में क्या अलग है? आपने अमर उजाला में ये अलग है कि पूरी वेबसाइट हमने साफ सुथरी रखी है, खराब तस्वीरें नहीं लगेंगी, खराब कंटेंट नहीं लगेगा, भ्रामक कंटेंट नहीं लगेगा, और ये पीढ़ियों की विरासत है। कई मीडिया संस्थानों में मैंने देखा उसको कमजोरी मान लिया जाता है कि हमें बदलना है, हम सदियों से ये कर रहे हैं, हमने संपादकीय समझौते नहीं किए, इस वजह से पाठक हमसे दूर हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। नहीं, उससे डरने की जरूरत नहीं है। वही तो ताकत है, जब सब लोग कचरा परोस रहे हैं और उससे उसको कुछ समय के लिए पाठक मिल सकते हैं।
लेकिन लंबे समय में आपसे वो पाठक जुड़ेगा जो आपकी विश्वसनीयता के साथ, आपके साफ सुथरे कंटेंट के साथ जुड़ना चाहता है, परिवार के साथ बैठकर उसको देख पढ़, आप चाहेंगे आपके बच्चे भी अमर उजाला देखें, बिल्कुल, लेकिन उसके लिए मेहनत लगती है। बिल्कुल, ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जिसमें आप बच्चों के साथ बैठ के उसकी फोटो गैलरी नहीं खोल सकते। तो उस कंटेंट से हमने परहेज किया है और यही खासियत है उन सेक्शंस की। और अमर उजाला, मैं मानता हूं, देश में बचे हुए उन चंद मीडिया संस्थानों में है जहां पे पत्रकारिता के मूल्यों पर, भाषा की शुचिता पर और मानदंडों पर बहुत काम होता है। और एक छोटी सी गलती को भी बहुत गंभीरता, मतलब एक वर्तनी की गलती भी इतनी बड़ी चर्चा का विषय बनती है। मैं इससे खुश हूं क्योंकि मैं भी उसी परिवेश से आया। मैंने जैसा कहा, वही संस्कार मिले। एक छोटी सी गलती पर चिट्ठी चल जाती थी नई दुनिया में। तो जो मुझे रोमांचित करता है अमर उजाला में, चाहे वेबसाइट पर हो चाहे अखबार में हो, भाषा की छोटी सी गलती, वर्तनी की छोटी सी गलती, तथ्य की गलती चर्चा का विषय बनती है, उसकी समीक्षा होती है, उस पर दिशा निर्देश आते हैं कि इस शब्द को ऐसे ही लिखना है, बाइडन लिखेंगे, बिडेन लिखेंगे, बाइडन लिखेंगे, इस पर चर्चा होती है, उसका मानकीकरण होता है और उस पर काम होता है। तो जो लोग यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं हिंदी भाषा और पत्रकारिता की सेवा करने के लिए भी अगली पीढ़ी को हम तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने ये चीज एकदम सटीक कही है कि जब आप मूल्यों का अनुसरण करते हैं तो वाकई में पाठक आपसे जुड़ता है। जैसे आप मेरा उदाहरण ले लीजिए, आज भी मेरे बुकमार्क में एक तो वेब दुनिया के धर्म का पेज है और अमर उजाला के धर्म का पेज है। मैं रोज सुबह जब नहा धो के लैपटॉप खोलता हूँ तो मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि वेब दुनिया में अनिरुद्ध जी क्या लिख रहे हैं और अमर उजाला में क्या लिखा जा रहा है। सर, इंटरव्यू का आखिरी सवाल है, अमर उजाला के बारे में ही मेरा सवाल है। तो वर्तमान में आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अमर उजाला डिजिटल के कितने पाठक हैं, कितने पेज व्यूज हैं और आने वाले 5 साल 10 सालों के लिए आपने क्या टारगेट सेट किया हुआ है और क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिले। देखिए, पूरी सही संख्या तो कॉमस्कोर वगैरह के माध्यम से सामने आती रहती है और लगभग 7 करोड़ से अधिक पाठकों की संख्या को हम छू चुके हैं केवल डिजिटल पर, और अखबार की इसमें संख्या अलग है। और हमारी कोशिश लगातार ये है कि हमने जो अपनी ताकत है, अच्छी सामग्री, विश्वसनीय सामग्री, उस पर लगातार काम करना है। आगे की योजना ये है, जो पाठकों से मैं अमर उजाला डिजिटल के संपादक होने के नाते एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अच्छी सामग्री को न केवल पढ़िए, पर अच्छी सामग्री के लिए थोड़ा पैसा भी देना पड़े तो उससे परहेज मत कीजिए। सीधे विज्ञापन से पैसा अच्छी वेबसाइट्स को, अच्छी सामग्री को नहीं मिलता है। तो अमर उजाला पर हमने एक अमर उजाला प्लस करके विशेष सुविधा दी है जहाँ पर हम बहुत शोधपरक आलेख देते हैं और हम चाहते हैं कि उसका आप साल भर का सब्सक्रिप्शन ले, लेकिन उसमें एक बड़ी सुविधा आपको 2 मिलती है। एक तो यह है कि अमर उजाला के ई-पेपर का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाता है। दूसरी बड़ी सुविधा आपको ये मिलती है कि जो आप अमर उजाला को देखते हैं, एक बड़ी शिकायत पाठकों की रहती है कि बहुत विज्ञापन आते हैं डिजिटल पर, खबर पढ़ने जाते हैं, पॉपअप आ गया, विज्ञापन आ गया, वीडियो आ गया। तो प्लस के जो सदस्य होते हैं उनको विज्ञापन फ्री अनुभव मिलता है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली देखिए अपनी पूरी संस्थान को चलाने के लिए या मेरी या मेरे साथियों की तनख्वाह, मार्केटिंग के साथियों की तनख्वाह निकालने के लिए पैसा तो चाहिए। उसके बिना तो हम आपको ये अच्छी सामग्री नहीं दे सकते। तो हमने उसके लिए अमर उजाला प्लस, और अमर उजाला उन पहले मीडिया संस्थानों में से है जिसने अपने ई-पेपर को भी पेवॉल के पीछे डाला और ई-पेपर का पैसा लेना शुरू किया, और अपने कंटेंट को पेवॉल के पीछे डालने वाला हिंदी का भी पहला संस्थान है। अंग्रेजी के कुछ प्रकाशकों ने डिजिटल पर यह प्रयास किया, लेकिन हिंदी के प्रकाशकों ने ये हिम्मत नहीं की थी, ये प्रयोग नहीं किया था। अमर उजाला साल भर पहले ये प्रयोग शुरू कर चुका है अमर उजाला प्लस का, और उसका हमको प्रतिसाद भी बहुत अच्छा मिला है। लेकिन हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग उससे जुड़ें। उससे आपको विज्ञापन भी नहीं देखने को मिलेंगे, ई-पेपर भी मिलेगा। इसके अलावा बहुत सारे आलेख जिसको हम बहुत मेहनत से जुटाते हैं, जो उस विषय के विशेषज्ञ हैं उनको अतिरिक्त शुल्क देकर उनसे वो लिखवाते हैं। विज्ञान के विषय पर, तकनीक के विषय पर, हेल्थ के विशेषज्ञ से हम लिखवा रहे हैं। अभी जैसे कोविड का मामला है तो बड़े बड़े चिकित्सकों से, विषय के विशेषज्ञों से हम उसको लिखवा रहे हैं, उसके लिए अतिरिक्त शुल्क उनको दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि उसका कुछ भार हमारे पाठक वहन करें और वो अच्छी सामग्री उनको पढ़ने को मिले। अन्य सामग्री जो समाचार आ रहे हैं वो तो सारे आपको फ्री अवेलेबल हैं ही, लेकिन जब आप इसके सदस्य बन जाते हैं तो आपको अतिरिक्त सामग्री ऐसी मिलती है, वर्टिकल वीडियोस मिलते हैं। वीडियो का नए तरह का एक्सपीरियंस भी केवल प्लस के मेंबर्स के लिए है। तो ये कोशिश अमर उजाला ने की है कि हम इस भ्रम को भी तोड़ें कि डिजिटल पर पाठक तो बहुत है लेकिन पैसा नहीं है। इसके उत्तर में हमको ये समझ में आया कि पाठक को अगर आप अच्छी सामग्री देंगे तो वो उसके लिए थोड़े पैसे देने में भी नहीं हिचकेंगे, और उसके साथ हम ये साल भर पहले प्रयोग शुरू कर चुके हैं और आगे की रणनीति में भी इस प्रयोग को और बेहतर करने की ही हमारी योजना है। तो चलिए सर, आपने सारे सवालों के जवाब दिए, बेबाकी से जवाब दिए। आपने समाचार फॉर मीडिया के लिए समय निकाला। जयदीप जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।
बहुत बहुत धन्यवाद आनंद, आपको भी बहुत धन्यवाद।